निबंध, ऐसे जो अंग्रेजी में ऐसे है, हिंदी में लगभग वो निबंध है। कितना अंतर है, क्या है, बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस हमको नहीं करना है। हमको अपना निबंध लिखना है। निबंध से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उनको हम देखेंगे। जो आपकी क्वेरीज आती हैं, सबसे पहले जब कोई हमको मैसेज करता है और उसको कुछ समस्या होती है तो कौन कौन सी समस्या है वो लोग बताते हैं, और इन्हीं समस्याओं को दूर करने की जो कोशिश होगी, जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने की जो कोशिश होगी, वही इस पूरे सत्र का निचोड़ है। इस पूरे सत्र में हम यही करने वाले हैं। बात बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी जो समस्याएं हैं निबंध लेखन को लेके, उनको दूर करना ही इस क्लास का उद्देश्य है। कैसे क्लास चलेगी, इस सेशन के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आगे से जो अगला सेशन होगा, अगर देखा जाए तो निबंध का आप ये क्लास फर्स्ट मान सकते हैं। आज की क्लास में हम कोई बात निबंध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारी बातें निबंध के बारे में ही होंगी। और निबंध की पढ़ाई न करने के बावजूद भी हम बहुत कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व होंगी ये कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन उससे लाभ निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स आपके द्वारा हमको भेजी जाती हैं उनको मैंने नोट किया, और उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो आई कि सर मैं सोच बड़ा बढ़िया लेता हूँ, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो तो बड़ा अच्छा है, विचार हमारे अंदर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अब ये लेकिन आ गया, बट मैं इसको लिखूं कैसे? जब लिखने बैठता हूं तो समस्या आ जाती है। इसको लिखता भी हूं तो क्रमबद्ध नहीं लिख जाता है, ये समस्या आ जाती है। और अगर इसको मैं क्रमबद्ध करने की कोशिश करता हूं तो कई बार जो स्टार्टिंग की चीजें हैं वो स्टार्टिंग वाली लास्ट में पहुंच जाती हैं, और जो बॉडी पैराग्राफ में चीजें होनी चाहिए वो आपकी स्टार्टिंग में पहुंच जाती हैं। कैसे ये दूर हो? प्रॉब्लम नंबर 2, मैं सर इंटर के बाद में साइंस साइड ले लिया, और साइंस साइड लेने के बाद में मैंने कोई ऐसे नहीं लिखा। ऐसे से हमारा वास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने किया बीएससी, मैंने किया बीटेक, मैंने किया बीबीए, मैंने जो भी पढ़ाई की उसमें ऐसे का कोई वास्ता नहीं था। 12 तक हमने केवल किसी तरीके से हिंदी पढ़ी थी, 10+2 तक। अब मैं कैसे लिखूंगा? प्रॉब्लम नंबर 3, ये मैंने नोट करके रखा है। सर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता था, आरओ बनना है मुझे, हिंदी में निबंध अगर लिखना पड़ेगा तब तो मेरे लिए बहुत समस्या है, क्योंकि हिंदी के कठिन शब्दों को समझना कठिन है। कठिन जो शब्द आते हैं इनको समझने में कठिनाई हो रही है। अब मैं क्या करूं? प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 है आपकी कि सर मैं शुरू कहां से करूं, कैसे शुरू करूं? इससे तो एक पूरा मैं सेशन ही करूंगा, शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं शुरू कैसे करूं? प्रॉब्लम नंबर 5, हेडिंग डाली जाती है कि नहीं, अंडरलाइन किया जाता है कि नहीं, पिक्चर बनाया जाता है इसमें कि नहीं, ग्राफ डाल सकते हैं कि नहीं, मैप बना सकते हैं कि नहीं। ये सारी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम नंबर 6 है, हो सकता है कि कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों की ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हो। कोट्स का क्या महत्व है? मुझे तो कोट्स एक भी नहीं आते साहब, मैं क्या करूं? कोट्स मुझे आते ही नहीं है, मैं कुछ नहीं लिख पाता हूं। मैं कोट्स कैसे, जब मुझे याद ही नहीं है, मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं है महात्मा गांधी ने क्या कहा था और क्यों कहा था, तो मैं कोट्स ना लिखूं। अगर न लिखता हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं लिखता हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कोट्स में इंग्लिश में लिख देता हूं हिंदी निबंध में तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और इन बेसिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम एक एक सेशन आगे भी करते रहेंगे, उसमें भी ये बात आती रहेगी। लेकिन उसके पहले मैं आज चाहता हूं कि शुरुआत में कुछ हम लोग बात इस पे कर लें, जिससे कि अगर आपकी ये कॉमन प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम तो दूर ही हो जाए, साथ में एक अच्छी शुरुआत भी हम लोगों की हो जाए। सबसे पहले हम चलते हैं, प्रॉब्लम इधर लिखी रहने देते हैं, और इधर हम एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए चले जाते हैं। थॉट, ये विचार जो आते हैं ये कहां से आते हैं, इसका कुछ आता पता है? ये विचार जो आपके आते हैं ये आपकी आज तक की पढ़ाई,
पढ़ाई लिखाई दोनों एक ही में हो जाएगा। आपने आपकी जो संगत रही है, आपने जो भी सुना है, आपने जो भी देखा है, आपने जो भी महसूस किया है, आप कितने भावनात्मक तौर पर चीजों को सोचते हैं, आप कितना कुछ कैसे करते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए आप कैसी फीलिंग रखते हैं, आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इन सारी बातों पर यह विचार निर्भर करता है और ये सबके मन में होता है। इसमें अनपढ़ व्यक्ति के मन में भी विचार होते हैं। जो स्कूल नहीं गया है वो भी अपने विचार रखता है और विचारों को व्यक्त भी वो करता है, लेकिन बस समस्या यहीं पर आती है कि अनपढ़ व्यक्ति को, जो स्कूल नहीं गया है, उसको व्यक्त करने का केवल एक माध्यम होता है कि वो बोल सकता है, वो लिख नहीं सकता। और जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपने पढ़ाई लिखाई से सीखा भी है और पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, लिखने के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई विचार आता है, जैसे आपको दे दिया गया एक सिंपल सा बहुत सामान्य सा टॉपिक पेपर है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। पेपर क्या है, इतिहास पे जाएंगे तो पेपर का आविष्कार कैसे हुआ, पेपर का आविष्कार कहां हुआ, पेपर के आविष्कार के पीछे का क्या कारण था, पेपर की जरूरत क्यों पड़ी, पेपर की आवश्यकता, और वर्तमान समय में जहां पर पेपरलेस की बात की जाती है तो क्या पेपर का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, अगर पेपर ना होता तो क्या होता, पेपर और पहले आ गया होता तो क्या होता, पेपर अगर अभी न आविष्कृत हुआ होता तो क्या होता, और क्या एक ऐसा समय आएगा जब पेपर समाप्त हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के विचार हैं जिनका आपके निबंध में पूछे जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये विचार हैं आपके। और ये व्यक्ति, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसके मन में भी ये विचार आ सकते हैं, भले उसने पूरे जीवन में कोई पेपर वर्क न किया हो, पेपर का उपयोग न किया हो, ना उसने पढ़ाई की है, ना उसने कुछ लिखा है, लेकिन ये विचार उसके मन में भी आ सकते हैं, क्योंकि क्यों, कहां, कब, कैसे, ये हर कोई लगा लेता है, हर एक व्यक्ति इसको लगा लेता है। अब अगर ये विचार आप क्रमबद्ध रूप से नहीं लिख पा रहे हैं, क्रमबद्धता इसमें नहीं है, जैसे मैंने बताया कि पेपर के बारे में सोचना जब आपने चालू किया तो किसी भी मुद्दे की, किसी भी बात की सबसे पहले हिस्ट्री की बात हम करते हैं। हिस्ट्री के बाद में इसको थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मैं बता रहा हूं इसमें क्या क्या आएगा। फिर इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इसको आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, और इसी को आप इतने मुद्दों पे अगर सोच लेंगे, सामाजिक, आर्थिक, थोड़ा सा इसमें कई मुद्दे होंगे जिसमें राजनीतिक भी आपको सोचना पड़ेगा। पेपर में हो सकता है आपको राजनीति न दिख रही हो, लेकिन पेपर में भी तो राजनीति होती है, सारा काम तो पेपर के माध्यम से ही होता है, पेपर ही छपता है, बजट प्रस्तुत होता है तो बजट में भी पेपर ही छपता है, तो वैसे भी आप सोच सकते हैं। अगर इतने मुद्दों पर आप पेपर के बारे में सोचें तो सबसे पहले उसमें कहीं ना कहीं इतिहास और भूगोल आएगा, क्योंकि यहां से पेपर का आविष्कार हुआ है, और उसके बाद में आपकी सोसाइटी पर उसका प्रभाव, यूजेज उसके लिखेंगे, क्योंकि समाज ही यूज करता है, हम करते हैं यूज, आप करते हैं यूज, तो उसके यूजेज को लिखेंगे, उसका आर्थिक महत्व क्या है उसको लिखेंगे, अगर राजनीतिक महत्व से सीधे रिलेटेड है कोई टॉपिक तो उसको भी लिखेंगे। ये तो एक मात्र उदाहरण है जो कि पेपर हमने लिया है, जिसमें डायरेक्टली आपको पॉलिटिकल कोई इसका एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो एक ये क्रमबद्धता अगर आप निर्धारित करें तो ये हो जाएगी। और इसका कारण क्या है, जैसे आप किसी व्यक्ति से जब मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले उससे क्या कहते हैं, जाइए, आपने हाय किया और तुरंत कह दिया कि जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कहते हैं। आपके परिचय करने का भी एक सही क्रम होता है। सबसे पहले आप नाम पूछते हैं, फिर आप पता पूछते हैं, फिर आप उससे उसका वर्क पूछते हैं, या वर्क पूछ लेते हैं, कभी कभी जैसे प्रोफेशनल मीटिंग हो रही है तो आप पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन तुरंत उसके बारे में ये नहीं पूछने लगेंगे कि आपका जो आपने जेब में पेन लगा रखी है वो पेन किस ब्रांड की है। अब पर्टिकुलर किसी पेन पे मीटिंग चल रही है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, या अगर आप ऐसा पूछ लेते हैं तो वो बहुत सही मैनर नहीं माना जाएगा। पहले आप प्यार से उससे बात करेंगे मुस्कुरा के, और फिर कहेंगे भाई साहब आपकी पेन बड़ी सुंदर लग रही है, ये पेन किस ब्रांड की है या कहां से मिली आपको, ऐसा आप कहेंगे। इन चीजों पर आप विचार करिए और इनको क्रमबद्ध तरीके से, इसी तरीके से आप लिखेंगे। यानी कोई भी टॉपिक हो तो सबसे पहले उसके इतिहास में जाइए। भूगोल में जाने का मतलब है कहां की बात जो आती है भूगोल में भी आती है। किससे बनता है पेपर, ये भी भूगोल की ही बात है। साइंस भी इसमें है, लेकिन ये भूगोल की ही बात है कि किससे बनता है, वो कहां पर
वो लकड़ी पाई जाती है या वो सामग्री पाई जाती है जिससे पेपर का निर्माण होता है। और फिर इसमें यूजेज की बात आती है और इसी में इसके समाज पर क्या प्रभाव है, उसके सकारात्मक नकारात्मक, एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव है। अब आर्थिक जब दोहन की बात आएगी तो वहीं पे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की भी हम चिंता करेंगे कि हम आर्थिक रूप से तो बार बार दोहन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे पेड़ कट जाएंगे तो पेपर लेके हम क्या करेंगे, जब सांस लेने को ही नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पेपर का क्या उपयोग रह जाएगा। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख के टॉपिक को लिखिए। तो क्रमबद्धता ऐसी होनी चाहिए, ये एक दिन में नहीं आएगी। आज मैंने बता दिया, अगला ऐसे आपने लिखा और बिल्कुल वो सिस्टमैटिक वे में हो गया, तो ऐसा आप मत सोचिए। ऐसा सिस्टमैटिक वे में एक दिन में नहीं होगा, इसमें धीरे धीरे आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब होगा। साइंस के स्टूडेंट हैं तो अब कैसे लिखें। साइंस साइड के स्टूडेंट ऐसे लिखना जानते नहीं हैं। ऐसे लिखने से और किसी साइड से कोई मतलब नहीं। मैंने कहा कि विचार तो किसमें, ना स्कूल न जाने वाले व्यक्ति के दिमाग में भी आ सकते हैं और आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आ सकते ही हैं, आते भी हैं। कई बार आप देखेंगे कि कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा गहराई से किसी मुद्दे पर विचार व्यक्त करते हैं, और वो जो विचार होते हैं वो कई बार आप बहुत पढ़ते हैं उसके बाद आपको आते हैं, क्योंकि ये विचार आने का कई बार अनुभव भी एक कारण होता है। तो आप किसी भी साइड के हैं, साइंस साइड के हैं, आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स साइड के हैं, आपने टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, इसका विचारों से कोई लेना देना नहीं है। और विचार आएंगे तो उनको ही क्रमबद्ध तौर पर लिख देना है, क्रमबद्ध रूप में सिस्टमैटिक वे में उनको लिख देना है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में लिखने में सफल हो गए, क्रमबद्धता है, आपने उसमें फैक्ट थोड़े बहुत डाल दिए, आपने उसमें जो इससे पूछा गया है उनके सारे पहलुओं पर विचार कर दिया, जो जो इशूज उसमें हो सकते हैं उसमें सारे इशूज पे आपने लिख दिया, हर एक पहलू पे सकारात्मक नकारात्मक उनकी आलोचना कर दी, सजेशन दे दिया, सुझाव दे दिया, तो आपका ये ऐसे हर हाल में अच्छा हो जाएगा। इसका साइड से कोई मतलब नहीं है। जहां तक बात साइंस साइड की है कि साइंस साइड के सब्जेक्ट ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम में अगर उनको लिखना पड़ता है, खास करके ARO के एग्जाम में, तो यहां पर वो क्या करें। आपको इतनी हिंदी आती है और मेरा दावा है कि बहुत सारे लोग थे जो कई बैचेज में रहे हैं, ढेर सिलेक्शन भी हुए हैं, जिनमें हिंदी की छोटी छोटी चीजें समझने की क्षमता शुरू में नहीं थी, लेकिन उन्होंने महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मेहनत की, अनवरत प्रयास किया, सीखने की कोशिश की, तो वो सीख गए। यहां पर साइज का कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, हिंदी में सोच रहे हैं, किस स्ट्रीम के हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन भी है। अगर 3 में से लिखने होते हैं तो 9 दिए जाते हैं और एक एक करके आपको 3 में से 1 छांटना होता है, और उसमें टॉपिक है साइंस बैकग्राउंड के भी ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। तो आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप एग्रीकल्चर एनवायरमेंट पे ऐसे बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आप कोई भी साइंस वाला ऐसे डिफेंस पे अगर कुछ पूछ लिया गया, रक्षा प्रौद्योगिकी पे पूछ लिया गया, इसरो पे पूछ लिया गया, एनवायरमेंट पे, पर्यावरण संतुलन पे पूछ लिया गया, है ना, ग्लोबल वार्मिंग में पूछ लिया गया, तो वहां पर और अच्छे से साइंटिफिक फैक्ट देके आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि एनालिटिकल पावर जो है वो आपकी ज्यादा अच्छी है, ये कोई समस्या नहीं करती। लेकिन यहां पर भी डे 1 से अगर आप सोचें कि आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे तो नहीं, यहां पर भी आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी, तभी ये हो पाएगा। अगली बात है कि हिंदी के कठिन शब्दों को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्र हैं जो ये समस्या भेजते हैं। वो कहते हैं कि कई बार हम हिंदी में निबंध का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि वो वास्तव में पूछ क्या रहा है। ये प्रॉब्लम खास करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो आती ही है, क्योंकि वो हिंदी पढ़े नहीं होते हैं। और कई बार जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप देखते हैं तो वहां पर भी ये समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं। जैसे कभी कोई सूत्र वाक्य दे दिया, नॉर्मली ये यूपीएससी में ऐसा होता है, ये पीएससी में ऐसे ऐसे नहीं पूछे जाते जो इतने कठिन है। यहाँ पे तो सीधा टॉपिक दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको सीधा टॉपिक दिया जाएगा, साहित्य एवं संस्कृति में अंतर संबंध। अब अंतर संबंध का अर्थ कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये अंतर संबंध वास्तव में है क्या, है ना। कई बार आपको ये समझ में नहीं आता है कि सभ्यता और संस्कृति जैसे जो शब्द दे दिए गए तो उनमें क्या अंतर हम लिखें, क्योंकि आपने नहीं पढ़ रखा है। तो इसको भी हम सीख लेंगे। इसमें समस्या तब नहीं आएगी जब आप बार बार ऐसी चीजों को, जैसे अंतर संबंध शब्द कई बार आएगा, साहित्य एवं संस्कृति का, है ना, समाज और साहित्य में। इसी तरीके से समाज और अर्थव्यवस्था, कैसे अर्थव्यवस्था का समाज पर प्रभाव पड़ता है और
समाज का अर्थव्यवस्था पर, ऐसे सिनेमा से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें आपसे निबंध में पूछी जाती हैं, तो वो भी। लेकिन इन शब्दों से डरना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो पीसीएस का पेपर है उसमें तो आपको पीसीएस मेंस में हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखने की छूट भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन आपके पास हर जगह है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे, दो ऐसे, चार ऐसे दिया गया और सारे लिखने हैं, ऑप्शन दिया जाता है। तो जो समझ में ना आए उसको छोड़ दीजिए, और सारे टॉपिक कठिन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करें ये भी एक टॉपिक है। इसमें मतलब एक ये समस्या है और ये हमारा एक टॉपिक है। जब आगे की क्लास होंगी तो शायद दूसरी क्लास में, मैं ये पहली क्लास हो गई, इसमें मैं अभी ये भी बताऊंगा कि हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा। और दूसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि निबंध है क्या, वास्तव में निबंध का अर्थ क्या है, निबंध सिलेबस में क्यों रखा गया, निबंध के अलावा कुछ क्यों नहीं रखा गया, कविता आपसे क्यों नहीं लिखाई जाती है, और अगर निबंध रखा गया है तो निबंध क्या अपेक्षा आपसे करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रख के निबंध को लिखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक होने के बाद में शुरुआत कैसे करें, इस पर एक पूरा सेशन होगा, क्योंकि ये इतनी छोटी बात नहीं है। फिर बात आती है हेडिंग की, अंडरलाइन की, इसी में मैंने बात की थी इमेजेस की, इसी में बात मैंने की थी मैप की। निबंध लिखने में कहीं भी कोई ऐसा रूल नहीं दिया गया है कि आप हेडिंग नहीं डाल सकते, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप इमेज नहीं बना सकते, मैप नहीं बना सकते। लेकिन जो लेखन विधा है निबंध, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो सामान्यतः ऐसी निबंध में हेडिंग, अंडरलाइन, इमेजेस, पिक्चर्स, मैप सामान्यतः आपको मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप जरूरत कहीं पर है उसको डाल देते हैं, मान लीजिए कि इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और इंडिया का मैप आपने बना दिया है, तो कोई समस्या उसमें नहीं होनी है। बाढ़ सूखा की बात कर रहे हैं और उसको आपने मैप में दर्शा दिया है, दिखा दिया है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है कि उसमें मार्क्स कट जाएंगे या कुछ हो जाएगा। कहीं पर आपको मान लीजिए कि इकोनॉमिक टॉपिक कोई है और व्यापार के बारे में आप लिख रहे हैं और ग्राफ पे आपने आंकड़े दिखा दिए और यहाँ पे आपने ईयर दिखा दिया और यहाँ पर आंकड़ों को दिखा दिया कि व्यापार ऐसा रहा है। बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो जिसमें भारत के व्यापार के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में संबद्ध करके पूछ लिया जाता है। यह सामान्यतः कोई भी, मान लीजिए कि आपने इसरो की उपलब्धियां पूछी गई और उनको ग्राफ पर दिखा दिया कि इस सन से इस सन तक हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं और इसको दिखा दिया कि कैसे ग्रोथ हुई है, क्या क्या इसरो ने किया है। एक टेबल बना दी आपने, ग्राफ से ज्यादा सही उसके लिए रहेगा टेबल आपने बना दी, तो उसमें कोई मार्क्स कटने की बात नहीं है। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। दिक्कत वही होती है जब आप जबरदस्ती करने लगते हैं। कोई चीज जहां पे फोर्स्ड आप डालते हैं कि आपको लग रहा है कि अगर इसको हम डाल देंगे, मैप बना देंगे, तो एग्जामिनर जो है बहुत ही प्रभावित हो जाएगा हमसे, बहुत खुश हो जाएगा और मार्क्स हमको ज्यादा दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जहां पर लिखें और अगर मैप बना रहे हैं तो मैप वाली चीज फिर लैंग्वेज में ना लिखें, जितना उसमें दिखा दिया है आप मैप में ही लिखकर उसको छोड़ दीजिए और जो वहां पर आपने नहीं लिखा है उसी को मैप में दर्शा दीजिए, बाकी उसको रिपीट न करिए। एक जो सेशन हमारा होगा कि ऐसे को लिखते समय याद रखने वाली बातें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं उसमें बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तो उसमें से एक बात यह है कि रिपीटिशन कम होना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे उससे उतना कंटेंट आपका कमजोर होगा। जो आपका मटेरियल है वो बार बार आप वही लिखेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। जहां तक बात कोट्स की है, कोट्स क्योंकि सामान्यतः बहुत अनुभवजन्य होते हैं और अनुभवजन्य होने के कारण इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर कलाम साहब ने कुछ कहा है, बापू ने कुछ कहा है, बात समझ में आ रही है, या किसी विचारक ने कुछ कहा है, अगस्त काम्टे ने कुछ कहा है समाज के बारे में, अरस्तु ने कहा है, प्लूटो ने कहा है, तो अगर वो कुछ कहते हैं तो वो सूत्रवाक्य, ये पूरा जो निबंध आप लिख रहे हैं एक सूत्रवाक्य में ही वो आ जाएगा। और ये अनुभवजन्य बातें, थॉट प्रोसेस से निकली हुई बातें आप अगर लिख देते हैं उससे संबंधित कुछ बात, मान लीजिए कि शिक्षा पे लिखना है आपको और शिक्षा पे लिखते समय आपने नेल्सन मंडेला के कथन को लिख दिया कि अगर दुनिया को हम बदलना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है वो हमारा शिक्षा हो सकता है। तो आपने जो लिखा वो तो लिखा ही, नेल्सन मंडेला जी की जो बात है उसने आपकी बात को सपोर्ट कर दिया और उनकी बात को आपने जब लिखा तो आपका ऐसे जो है और रिच हो गया। आपने ग्राम
विकास की बात जब होती है तो बापू के विचारों को डाल दिया, ग्राम पंचायत की बात हो रही है या फिर सशक्तिकरण की बात हो रही है, ग्रामों के सशक्तिकरण की, ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो आपने उसको डाल दिया। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो आपने किसी विचारक का लिख दिया। और किसी ने कहा है कि अगर एक महिला साक्षर होती है तो पूरा 2 परिवार साक्षर होता है, एक जहां से वो आती है और दूसरा जहां पर वो जाती है, जहां पर उसकी शादी होती है। तो पुरुष साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण महिला साक्षरता है। तो ऐसी बातें अगर आप कर देते हैं तो वो अच्छा तो हो ही जाता है। ठीक वैसे ही कि खाना आपने परोसा, सजा दिया थाली में और उसमें सलाद भी रखा हुआ है और सलाद भी सजा हुआ है, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर आपने सेट कर दिया प्लेट में। तो वो हो सकता है कि वो जितना सलाद रखा है कोई पूरा न खाए, लेकिन उसको देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हमारे लिए ये बड़ी व्यवस्था की गई है, बड़ी मेहनत की गई है। ये सारी चीजें आपकी बात को तो सपोर्ट करती ही हैं, आपकी बात पे मोहर लगाती ही हैं, साथ में ये सजावट का भी काम करती हैं और ये हमारे ज्ञान को भी दिखाती हैं कि हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक को। कोई जरूरी नहीं है कि इसको न लिखते तो आपका निबंध गलत हो जाता, आपका निबंध बिल्कुल बेकार हो जाता, लेकिन इसको लिखने के बाद में ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से सजी थाल दिखेगी जैसे कि आप सलाद और खाने को बहुत अच्छे से परोसते हैं। बना तो कुछ भी है, निकाल के ऐसे ही रख दीजिए, जिसको खाना है वो खाए। और दूसरा है कि आपने सही से परोस दिया और अच्छी अच्छी चीजें उसमें मेवा मिष्ठान भी लगा दिया, जैसे मिठाई में डाला जाता है। आप सिवाई बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो वही जो मेवा मिष्ठान पड़ता है वही आप समझ लीजिए कि ये कोर्स है। वो स्वाद भी बढ़ाते हैं खाने का, यानी कि मजबूती भी देंगे और साथ में सुंदर भी बनाते हैं और आपके ज्ञान को दिखाते हैं कि आपने पढ़ रखा है, वास्तव में आपने जो लिखा है उसके बारे में आपको पता है, कुछ आपने पढ़ रखा है। तो कोट्स आप डालेंगे तो उसका निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहां पर भी रिलीवेंसी बहुत जरूरी है। रिलीवेंट कोट्स डालने हैं, कुछ भी कहीं नहीं लिख देना है। आप लिख रहे हैं पर्यावरण पे और वहां पर विचार डाल रहे हैं कोई साहित्य से संबंधित, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, निबंध की पहली क्लास में हम बात करेंगे कि निबंध वास्तव में है क्या। निबंध एक तरफ नाम उसका निबंध है और दूसरी तरफ वो टॉपिक दिया जा रहा है उसमें, तो बंधन रहित कैसा हो। तो निबंध का एक अर्थ तो बंधन रहित हो सकता है, लेकिन दूसरा अर्थ होता है कि जो कसी हुई, गद्य की कसी हुई रचना। रामचंद्र शुक्ल जी का जो विचार है कि अगर कसौटी की बात की जाए गद्य की, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, तो गद्य की कसौटी निबंध ही है। विचारशील धारा है एक, और अगर विचारशील धारा है तो जितना भी चिंतन, जैसे आपने कहा कि हम थॉट प्रोसेस तो हमारा ठीक है, हम सोच लेते हैं, लेकिन उसको क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। तो क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करने के लिए तो आपने पढ़ाई लिखाई की है। शुरुआत कहां से करनी है, बीच में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, यही तो क्रमबद्धता है। और कौन सी बात किसके बाद लिखने पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, कड़ी से कड़ी ऐसे जैसे चेन जुड़ी होती है, तो वो जुड़ाव अगर आपके निबंध में है तो पढ़ने वाले को, पाठक को मजा आएगा, और अगर मजा आ गया तो नंबर की बौछार हो जाएगी। तो ये सारे जितनी भी ये समस्याएं थी, इन सारे पहलुओं को, इन सारी समस्याओं को हम समेटते हुए चलेंगे। हमारा जो कार्यक्रम होगा निबंध का, उसमें शुरू में आपकी बेसिक क्लास होगी। जैसे एक क्लास 1 अगर आप इसको मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये बेसिक है, इसमें तो हमने निबंध के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये समस्याएं आपकी होती हैं। इन समस्याओं को जब आप 1.5-2 महीने क्लास कर चुकेंगे, 1.5-2 महीने में, मतलब रोज क्लास करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ आप लिखेंगे, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ आप सीखेंगे, तो उसके बाद ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारी जो प्लानिंग है, शुरू में बेसिक क्लासेज होंगी, और ये जो बेसिक्स होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि निबंध क्या है, निबंध है क्या। मैं आपको बताऊंगा निबंध सिलेबस में क्यों रखा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि निबंध लिखने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, मूलभूत जो आधार हैं, जो तथ्य हैं, जिनको ध्यान में हमको रखना है, उनको
मानना पड़ेगा हमको, उन रूल्स के आधार पर हम लिखेंगे जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और फिर अगली क्लास में जो इसके बाद बेसिक्स ये हो जाएंगे, बेसिक्स की अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे होगी। इस क्लास में वो सारी बातें हो जाएंगी कि निबंध लिखने के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपको सोचना है और लिखना कैसे है। लिखने में बात आती है शुरुआत कैसे करें, बॉडी पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। यहां बात होगी कि बॉडी पैराग्राफ, शुरुआती पैराग्राफ जो होगा प्रस्तावना, फिर मुख्य पैराग्राफ मतलब मुख्य भाग, शुरुआती पैराग्राफ प्रस्तावना, और फिर मुख्य भाग में कई पैराग्राफ होंगे, वो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा। और लास्ट में उपसंहार, जहां पर अंत होगा निबंध का, तो वहां पर कौन सी विशेष बात है, क्या ध्यान में रखना है। फिर अगली क्लास आपकी होगी कि आप अपने हिसाब से निबंध को कैसे छांटें। और इतना, यानी कि ये छांटाव की बात ये है कि जो सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ये तीसरा सेक्शन, ऐसे सेक्शंस जो दिए होते हैं उसमें तीसरा सेक्शन सी, का खा गा, कहीं पर 2 ही सेक्शन होते हैं, कहीं पर एक ही लिखना होता है तो 6 निबंध दे दिए जाते हैं, 5 दे दिए जाते हैं, उनमें से एक लिखना होता है। लेकिन इन सेक्शन से, जैसे सेक्शन ए की बात अगर हम करें तो इनमें भी 3 दिए हुए हैं, इनमें से एक लिखना है, कोई आपको केवल एक चूज करना है। ऐसे बी भी है और सी भी है। तो आप अपने इंटरेस्ट से कैसे छांटें, मैं तो सब कराऊंगा। मुझे यहाँ पर IR पे भी कराना है, मुझे साइंस पे कराना है, मुझे साहित्य पे भी कराना है, एग्रीकल्चर भी कराना है, सब कुछ कराना है। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट से कैसे निबंधों को छांटें। और ये क्लासेस जब हमारे कंप्लीट होंगे तब मैं एक निबंध आपसे लिखवा के पहला टेस्ट आपका लूंगा कि कुछ आप समझ में आया, और वहीं से पता चल जाएगा कि आप कैसे कैसे चीजों को छांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उस टेस्ट की कॉपी चेक होगी। फिर हम टॉपिक वाइज जो आगामी परीक्षाओं में एसेज इंपॉर्टेंट हैं उनको सेक्शन वाइज हम लेके चलेंगे। एक निबंध सेक्शन ए से किया, फिर बी से भी हम जा सकते हैं, सी से भी, जिससे कि सबको लाभ मिलता रहे। हो सकता है कि हम सेक्शन ए का तीनों करा रहे हैं तो तीनों हो सकता है, किसी सबको तो करना नहीं है। लेकिन अगर हम सेक्शन ए पे चले और 1-2 निबंध सेक्शन ए पे कराया, फिर सेक्शन बी से 1-2 निबंध करा दिया, फिर सेक्शन सी से 1-2 करा दिया, तो सबके काम का यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। और आगामी परीक्षाओं में जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे उनको सारा हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, नोट्स आपको देंगे। हमारा जो तरीका होगा क्लासेस आगे बढ़ाने का वो क्या होगा, इसको समझिए। आपको पहले क्लास मिल जाया करेगी, क्लास आप देखेंगे, उसके बाद में उसका नोट्स मिल जाया करेगा, ये PDF फॉर्म में आपको दिया जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकेंगे। और ये कई हम आपको हैंड रिटन भी दे देंगे, कई आपको टाइप्ड मैटर यहाँ पर दे देंगे, जिससे कि हैंड रिटन में आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे पैराग्राफ चेंज किया जाता है। टाइप मटेरियल भी दे देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होगा टेस्ट, और उससे भी महत्वपूर्ण है डिस्कशन। इसके लिए एक हम ग्रुप फॉर्मेट कर रहे हैं, और इस ग्रुप में जो ऐसे दिया जाएगा वो सारे लोग इसको लिखेंगे, सारे लोग इसको लिखेंगे और यहीं पर पोस्ट करेंगे। मैं तो यहां पर रहूंगा ही फीडबैक देने के लिए। यहां पर आप लोग भी आपस में एक दूसरे का फीडबैक दे सकेंगे, एक दूसरे की निबंध पर अपनी नजर भी डाल सकेंगे। मान लीजिए कि किसी ने बड़ा अच्छा लिखा तो आप सीख सकेंगे उससे। अगर कोई साथी आपका कमजोर लिख रहा है या उससे कुछ फैक्ट छूट रहे हैं तो आप सुझाव भी दे सकेंगे। क्योंकि जब आपकी सुझाव देने की बारी आती है तो आपका जो दिमाग है वो बहुत तेजी से काम करने लगता है। खुद लिखने पे उतना तेजी से काम नहीं करता, सुझाव देने की जब बारी आती है तो बहुत तेजी से दिमाग काम करता है। तो यहाँ देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, लर्निंग, सीखना। और अगर सीखने की बात की जाए तो सीखने में सबसे अच्छा तरीका होता है आप डिस्कशन करिए। मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा जहां पे आपको ग्रुप बना दूंगा। मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, अब वहां पर आप 10 लोगों ने क्या किया, आपस में निबंध को शेयर किया। हमने कहा कि बाढ़ पे निबंध लिख के आइए, हमने कहा साहित्य पे लाइए, हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग पे लाइए, हमने कहा कोरोना पे लिख के लाइए, या कोई भी योजना जो नई योजना है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, या कोई
अन्य नई योजना आगे भी और आ सकती है। अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव पर तो 4 लोगों ने लिखा, 4 लोग अलग अलग तरीके का निबंध लिखेंगे और चारों आपके पास पहुंच गए। आपने पढ़ा उसको, कुछ अपनी कमियों को दूर किया, कुछ उनसे सीखा और कुछ आपसे किसी ने सीखा। जिसकी जितनी सीखने की क्षमता होगी उन 10 लोगों ने आपस में लोगों ने सीख लिया। और फिर जो निबंध आपके सामने अब आएगा, जो आप अगली बार आप लिखेंगे, तो सारे विचार, हो सकता है पहला निबंध भी आपका अच्छा हो, लेकिन दूसरा जो आप लिखेंगे वो उससे भी बेटर होगा, क्योंकि अब आपके पास कई निबंध थे और कई लोगों के विचार थे। आपने कई लोगों के विचार अपने निबंध में समेट दिया, अच्छा लिख लिया। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेस्ट तरीका होगा। फिर आपके टेस्ट होंगे और जो टेस्ट होंगे, इन टेस्ट की कॉपी, जो प्रॉपर टेस्ट होंगे, डेली दूसरे तीसरे दिन तो आप लिखते ही रहेंगे, लेकिन जो टेस्ट होंगे ये, इनकी कॉपी चेक होगी। हो सकता है इसमें 2 ही निबंध, 3 निबंध आपको दिए जाए, कहा जाए 1 लिखो। कभी टेस्ट हम पूरे फुल सिलेबस का ले लेंगे कि आज आपको 3 निबंध लिखने हैं, जैसा भी जरूरत होगी वैसी। और ये जो कॉपीज चेक होंगी, इन कॉपीज में हम प्रॉपर फीडबैक देंगे और ये जो फीडबैक होगा इसमें हम प्रॉपर कॉपी चेक करके मार्किंग करेंगे। मार्किंग कि कितने % नंबर आपको मिल रहे हैं। अगर 40-40 का 3 निबंध है 120, 50-50 का 3 है 150, तो इसमें आपको कितना मिल रहा है, कितना टारगेट होना चाहिए। एक एक गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें आपको तो पता चल जाएगी। तो जितनी समस्याएं आपने बताई थी वो सारी समस्याएं यहां पर आके सॉल्व होना चालू हो जाएंगी। और जैसे 4-5 निबंध आप लिखेंगे, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लूज होता है निबंध को सोचने में, निबंध को लिखने में, स्टार्ट करने में, कोई भी निबंध आता है तो आप तुरंत लगते, अरे अब हाथ पांव से सुन्न हो गया, अब मैं क्या करूं, तुरंत हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिम लोक उजागर, ये सब जरूरत पड़ती है। तो हनुमान जी को याद रखिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको निबंध नहीं आ रहा है। अब आप लिख सकेंगे। आप पंखी का रफ्तार नहीं गिनेंगे वहां पे कि अरे अब ऊपर देख रहे हैं, कहां से कंटेंट, कहां से शुरू करो, पेन आपकी चलने लगेगी तेज। ये हमारा पूरा कार्यक्रम है। तो अगली जो क्लास होगी वो बेसिक की ये क्लास होगी कि निबंध है क्या, सिलेबस में क्यों रखा गया, ये हम 30-35-40 मिनट डिस्कस आपसे करेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें, निबंध लिखने के तरीके, निबंध को शुरू करने के तरीके, निबंध को कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है, क्या लिखने का तरीका होता है, पैराग्राफ में लिखना चाहिए, बुलेट पॉइंट में लिखना चाहिए, हेडिंग डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, सब करके यहां पर दिखाऊंगा। और फिर जब आप उसको करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जब आदत बन जाएगी तो आप बिल्कुल चुटकियों में निबंध लिखने लगेंगे, जैसे मैं यहाँ पर खड़े होकर डिस्कस करता हूँ, इससे भी अच्छा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अभी बस आप इसको सीखना चालू करिए, आज से सोचना करना क्या चालू करना है। कल की क्लास के बाद ज्यादा समझ में आएगा। न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ऐसे आर्टिकल जो राजनीतिक आर्टिकल मत पढ़िएगा, आपके सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, है ना, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अगर राजनीतिक है तो वो जैसे राष्ट्रपति चुनाव पे कोई निकला है तो उसको पढ़ लीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव भी आपसे पूछा जा सकता है किसी टॉपिक के तौर पर, बहुत कम उम्मीद है लेकिन उसकी समझ आपको होनी चाहिए। चुनाव सुधार पे निकला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव सुधारों की बात होती रहती है। तो इन तरीके के टॉपिक जो ज्यादा राजनीतिक हैं उनको छोड़ के सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जहां भी पत्रिका जो अभी आप फॉलो करते हैं उन पत्रिकाओं में अगर कोई लेख मिलता है स्टैंडर्ड, उसको करना है। अब संसद टीवी हो गई है, पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी हुआ करती थी, उसकी डिबेट को, प्राइवेट चैनल की डिबेट को मत देखिएगा, प्रायोजित डिबेट होती है और वहां पर आपको जूता मारो के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे एक दूसरे को बस लोग चढ़ाते हैं। उन तर्कों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर राजनीतिक होते हैं। लेकिन जो संसद टीवी में, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के पुराने वीडियोज भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वहां पर आप देखेंगे कोई टॉपिक डालेंगे, कोई नया मुद्दा आया है, मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी पे कुछ हो रहा है, मान लीजिए चुनाव सुधार पे कोई डिस्कशन हो रहा है, तो उसको आप सुनिए और उसको जो वहां पे लोग कह रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा नोट करने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल जो ज्यादा अच्छे हैं उनको काट के रख लीजिए, मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, 1-2 बार रिवाइज करिए और उनकी समरी बनाने की कोशिश आप करना शुरू करिएगा। आगे की क्लास में हम बताएंगे कैसे उसको करना है। थैंक यू सो मच।